गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि रेस्पिरेशन और गैस का एक्सचेंज किस प्रकार होता है और रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में जाना। आज हम स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, किस प्रकार क्रियाएं होती हैं, इन सबको हम आज जानेंगे। तो मनुष्य के श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो श्वसन मार्ग, जहां से गैसों का परिवहन होता है, और दूसरा लंग्स, जहां पर गैसों का एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो श्वसन मार्ग में गैसों का आवागमन होता है, जिसमें कि नासिका यानी नाक, दोनों नासिका मार्ग है ना, और नाक के पीछे ग्रसनी, जो मुख गुहा भी ग्रसनी में खुलती है, कॉमन होता है ये। कंठ मतलब गला में, इसको ट्रैकिया बोलते हैं, जो कि कार्टिलेजिनस बोन से गिरा हुआ होता है। ये सी के आकार के छल्ले के हम पढ़ेंगे। और श्वास नली और श्वसनिका ये इसमें शामिल है, जिसमें कि गैसों का परिवहन होता है, आवागमन होता है ना, ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो इस क्रम में हम देखते हैं कि नासिका एवं नासिका मार्ग में क्या क्या होता है। नासिका में एक जोड़ी नासा द्वार उपस्थित होता है। नाक में दो छिद्र होते हैं ना, चेहरे के ऊपर। ये छिद्र नासा गुहाओं में खुलते हैं। पीछे की ओर कैविटी होती है, गुहा होता है, इसमें खुलते हैं। नासा द्वार और आंतरिक नासा छिद्र के बीच में एक लंबी नासा गुहिकाएं विकसित हो जाती है, और प्रत्येक नासा गुहा का जो अग्रभाग होता है वो नासा कोष्ठ, और पश्च जो लंबा भाग होता है वो नासा मार्ग, नेजल पैसेज कहलाता है। दोनों नासा गुहाओं के बीच में एक पट या सेप्टम, उदग्र मतलब लंबा सा है ना, पाया जाता है दोनों गुहाओं को अलग करने के लिए। इसको नासा पट या नेजल सेप्टम या मेसेथमाइड कहा जाता है। ये जो गुहाएं होती हैं, नासा की गुहाएं, ये तालु के द्वारा मुख गुहा से अलग रहता है। ऊपर का जो पैलेट होता है मुख गुहा का, ऊपर अपर तालु जो होता है ना, ऊपर की तालु जो होती है उससे ये अलग रहती है, उसी से जुड़ी हुई रहती है। और ये गुहाएं श्लेष्मल झिल्ली के द्वारा, इसकी जो गुहा है उसमें श्लेष्मा की झिल्ली होती है, जिसे ये पूरी तरह आश्रित होती है, कवर्ड होती है, जो कि पक्षमाभिका में उपकला और श्लेष्मा कोशिका युक्त होती है। इसमें से श्लेष्मा निकलते रहता है। नासा गुहाओं के अग्रभाग की जो श्लेष्मल झिल्ली है उसमें तंत्रिका तंतुओं के अनेक स्वतंत्र सिरे उपस्थित होते हैं, और इन्हीं तंत्रिका तंतुओं के स्वतंत्र सिरे से हमको गंध के बारे में, विभिन्न प्रकार का गंध, अच्छा बुरा जो भी गंध हमको मिलता है, स्मेल जो होता है, उसकी जानकारी हमको होती है। तो नासा गुहाओं के कार्य, फंक्शन ऑफ नेजल कैविटी। टेढ़ी मेढ़ी टरबाइन अस्थियां नासा मार्ग का क्षेत्रफल को बढ़ा देती है, और चक्करदार मार्ग से गुजरते समय वायु का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। लगातार इसमें श्लेष्मा यानी एक लिक्विड का स्रावन होता है, जिसके कारण नासा मार्ग नम रहता है, नम बना रहता है, और लसदार बना रहता है, जो फेफड़ों तक जाने वाली वायु को नम बनाकर रखता है, एकदम ड्राई नहीं रखता, इसको नम कर देता है। वायु के साथ साथ जो हानिकारक वायरस, जीवाणु, बैक्टीरिया वगैरह, धूल के कण वगैरह जो हमारे नाक के अंदर प्रवेश करते हैं वायु के साथ, वो श्लेष्मा के साथ चिपक जाते हैं, और इस प्रकार हमारे फेफड़ों में जो वायु जाती है उसका फिल्ट्रेशन हो जाता है। ग्रसनी या फेरिंग्स, नासा गुहिका यानी नेजल कैविटी का जो आंतरिक भाग होता है वो नासा द्वार है ना होता है, ये ग्रसनी में खुलता है। पीछे का जो भाग है वो दोनों एक साथ मिल जाता है और ग्रसनी में खुलता है। ग्रसनी के अधर क्षेत्र में उपस्थित ग्लॉटिस हमने पढ़ा था। कंठ के पास एक भाग होता है जिसमें ग्लॉटिस होता है, और इसको ढकने वाला ढक्कन खुलता है। तो ग्लॉटिस के माध्यम से फेरिंग्स लैरिंग्स में खुल जाता है। ये जो कंठ का बॉक्स होता है इसको लैरिंग्स कहा जाता है। अब भोजन को निकलते समय इस ग्लॉटिस को एपिग्लॉटिस यानी जो ढक्कन है उसके द्वारा ढक दिया जाता है, ताकि भोजन हमारे नासापथ में ना जाए, आहार नाल में जाए। इसके बाद जैसे कि अभी हमने लैरिंग्स या कंठ की बात की थी, इसको स्वर यंत्र भी कहा जाता है, जहां से आवाज निकलती है।
ये 4 उपास्थियों के द्वारा घिरा रहता है, जिनको क्रमशः थायराइड उपास्थि, क्रिकॉइड और एरिटिनाइड उपास्थि कहा जाता है। एरिटिनाइड संख्या में 2 होता है। इसमें स्वर रज्जु यानी वोकल कॉर्ड होता है, जो कि ध्वनि उत्पन्न करने में सहायक होता है। लैरिंग्स की गुहा को कंठकोश या लैरिंजियल चैम्बर कहा जाता है। कंठ का जो छिद्र होता है उसको ग्लॉटिस कहा जाता है, और इसको ढकने वाली संरचना जो ढक्कन होता है कार्टिलेजिनस, इसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है। इसके बाद आता है श्वास नली यानी कि ट्रैकिया। ये लगभग 12 सेंटीमीटर होता है, जो हमारे गर्दन में उपस्थित होता है, और ये लंबी पतली नलिका के समान संरचना होता है, जो कि कंठ यानी लैरिंग्स से प्रारंभ होता है, और गर्दन से होता हुआ ये डायफ्राम जो होता है ना, उसको भेद कर वक्ष गुहा तक फैला रहता है। श्वास नली की दीवार में हाइलिन उपास्थि के सी आकृति के छल्ले होते हैं, जो पृष्ठ तल पर अपूर्ण होता है। मतलब सामने से ये सी का आकार जो है वो हमारे कंठ के में श्वास नली को घेरा रहता है, और पीछे की ओर ये क्लोज नहीं होते हैं। इस प्रकार ये सी की आकृति बना लेते हैं। ये श्वास नली को पिचकने से रोकते हैं, ताकि इनमें जो वायु का आवागमन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो इजीली हो सके। और इसका जो भीतरी श्लेष्मा कला होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन्स होता है, ये म्यूकस का स्रावन हमेशा करते रहती है, जिससे इसके दीवार का जो स्तर होता है वो नम और लसदार बना रहता है, और धूल के कण और रोगाणुओं को रोकता है। देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है, ये हो गया लैरिंग्स, आपका स्वर कोष्ठ है ना, मुख गुहा के नीचे, फायरिंग्स के नीचे। और इसके बाद ये जो हम देख रहे हैं, ये कार्टिलेजिनस छल्ले हैं सी के आकार के, जो सामने से तो कवर किए हुए हैं, पर पीछे की ओर ये ओपन होते हैं। ठीक, देन आता है श्वसनी या ब्रोंकस। श्वास नली वक्ष गुहा में, ये आ गया यहाँ पर डायफ्राम होता है, डायफ्राम को भेद कर ये आ गया वक्ष गुहा में, और डायफ्राम के ऊपर है ना, ये वक्ष गुहा में आ गया। और ये वक्ष गुहा में आने के बाद यहाँ पर ये 2 भागों में बट गया, और प्रत्येक शाखा जो है वो जो दायां और बायां ब्रोंकस कहा जाता है ना, ये जो 2 भाग में बटा है, राइट और लेफ्ट साइड में के लंग्स में जा रहा है, इनको कहा जाता है ब्रोंकस या श्वसनी। प्रत्येक श्वसनी अपनी ओर के फेफड़े में चले जाती है, राइट साइड का राइट में और लेफ्ट साइड का लेफ्ट में। देन इसका मेन संरचना आता है लंग्स या फेफड़े। लंग्स या फेफड़े की बात करें तो ये जो है वो कोमल, स्पंजी और गुलाबी रंग के होते हैं, और इनमें मसल्स नहीं पाया जाता, मांसपेशियां नहीं पाई जाती है। फेफड़ों पर सिलोमिक एपिथेलियम का आवरण होता है, जिसको कि प्लूरा कहा जाता है। इसके चारों ओर जो होता है ना, ये प्लूरा कहा जाता है, और इनके बीच में जो द्रव भरा होता है उसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। इस कैविटी को प्लूरल कैविटी कहा जाता है। ठीक है, और ये दोहरे आवरण का होता है। प्लूरा जो है, बाहर वाले आवरण का पेराइटल प्लूरा, और अंदर वाले आवरण को विसरल प्लूरा कहते हैं। ये जैसे हम देख रहे हैं, ये 2 लेयर का बना हुआ है, ये प्लूरा कहलाता है, पेराइटल एंड विसरल। और बीच की कैविटी जो है प्लूरल कैविटी कहलाती है, और इसमें जो फ्लूइड भरा रहता है, द्रव भरा रहता है, जो फेफड़े को नम बना के रखता है, उसको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। इसमें वायु नहीं होता, इसलिए इसका दाब जो है वो ऋणात्मक होता है। यदि किसी दुर्घटना के कारण वायु इसमें चली जाए तो फेफड़े जो है वो पिचक जाते हैं। पेराइटल और विसरल फ्लोरा के बीच की गुहा को प्लूरल गुहा यानी प्लूरल कैविटी, और द्रव को प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। हमने अभी बताया। दायां फेफड़ा 3 पिंडों का है ना, और बायां फेफड़ा 2 पिंडों का बना होता है। दायां फेफड़ा जो है वो इस प्रकार 3 पिंडों में बटा होता है, और बायां फेफड़ा केवल 2 पिंड में है ना बटा हुआ ये होता है। दाहिने फेफड़े के 3 पिंडक क्रमशः अग्रपिंडक ऊपर वाला एंटीरियर, बीच वाला मिडिल लोब, और पश्च वाला पोस्टीरियर लोब कहलाता है। इसी प्रकार बाएं फेफड़े का जो 2 पिंड होता है उसको बायां अग्रपिंड लेफ्ट एंटीरियर लोब, और बायां पश्च पिंड लेफ्ट पोस्टीरियर लोब कहा जाता है। फेफड़े में
श्वसनी यानी ब्रोंकस जब अंदर प्रवेश करता है तो फिर ये बहुत सारी ब्रांचेस में, पतली पतली ब्रांचेस में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहा जाता है ब्रोंकियाई यानी श्वसनिका। और प्रत्येक श्वसनिका में श्वसनिकाएं जो है वो पतली पतली फिर से बहुत सारी शाखाएं उत्पन्न होती है और अंत में ये गुब्बारे के समान फूली हुई संरचना में समाप्त होती है। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी शाखाएं और इसमें हर एक जो है वो कुपिका यानी बबल्स के समान संरचना या गुब्बारे के समान संरचना बना लेती है। इन गुब्बारे के समान संरचना को कहा जाता है कुपिकाएं या एल्वियोलाई। और जो जिस ब्रांच में ये कुपिका होती है उस शाखा को, उस वाहिनी को एल्वियोलाई डक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो गुब्बारे के समान संरचना होता है अंत में, है ना, कुपिका वाहिनी एक थैलीनुमा संरचना में, जिसको वायु कोश या एयर से कहा जाता है। वायु कोश अथवा कुपिकाएं एल्वियोलाई ही वे स्थान है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ठीक, देखिए ये आया आपका श्वास नली, है ना, फिर दो भागों में बढ़ गया ब्रोंकस, फिर बहुत सारी शाखाओं में बढ़ गया ब्रोंकाई, देन फिर से ये छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ गया जिसको कि एल्वियोलर डक्ट कहा जाता है। और अंत में गुब्बारे के समान संरचना में कोश के अंदर खुलता है एक थैली के समान संरचना में जिसको कहा जाता है एल्वियोलाई। और यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। गैसों के आदान प्रदान के लिए इसमें रक्त की धमनी और शिराओं की केशिकाएं जो है वो चारों तरफ से इसको घेरे रहती है। प्रत्येक वायु कोश का व्यास जो होता है वो 0.2 मिलीमीटर का होता है और इसकी अत्यंत पतली भित्ति में रुधिर केशिकाओं का, जैसे कि अभी मैंने बताया है ना, एक स्तर के रूप में शिरा और धमनी की केशिकाएं जो हैं वो इसमें भरी रहती, आश्रित की हुई होती है। वायु कोश द्वारा गैसीय विनिमय के लिए बनी श्वसन झिल्ली या सतह बहुत ही महीन लगभग 0.2 मिलीमाइक्रोन का होता है और इसका निर्माण कुपिका की उपकला, कोशिका की अंतःकला और मध्य में उपस्थित आधारी कला के द्वारा होता है। वायु कोश की भित्ति शल की उपकला के द्वारा बनता है। श्वसनी और श्वसनिकाएं पश्चिमाभी उपकला के द्वारा घिरा हुआ होता है। तो ये तो हो गया लंग्स की संरचना। और नेक्स्ट डे हम श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे।